नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के भूगोल के अंदर मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी किताब है उसका चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर जो हमारा 3 है उसका आज लेक्चर नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 2 चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़े, इसका भी एक लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन और परिचय के तौर पर पढ़ा। आज हम जनसंख्या संगठन की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जनसंख्या संगठन जो है उसमें लिंगानुपात कितना महत्वपूर्ण है और अगर वो लिंगानुपात कंट्रोल हम नहीं कर पाते हैं, जैसे हरियाणा वाले बेचारे नहीं कर पाए अभी तक, केरल वालों ने बहुत अच्छा कर लिया, जैसे कि हमने कुछ कंट्री के भी एग्जाम्पल लिए थे, जैसे लेटविया और अरब अमीरात में 100 जो पुरुष है उन पर 311 जो पुरुष है उन पर स्त्रियां जो है वो 100 ही है। कितनी खतरनाक स्थिति है, बड़ी क्रिटिकल स्थिति है। उसके अलावा हमने चर्चा की थी कि लेटविया जो है वहां अगर 100 स्त्रियां तो पुरुष 85 ही है, यानी 85 पुरुष है। तो वहां की स्थितियां ऐसी है कि वहां पुरुष कम पड़ रहे हैं। तो ये लिंगानुपात से संबंधित हमने चर्चा पिछले लेक्चर में की, जो आपको देखना चाहिए। तभी आपको आज जो हम पढ़ेंगे, जिसको हम आयु संरचना कह रहे हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। क्या है आयु संरचना, क्यों पढ़ना जरूरी है और इसमें क्या देखा जाता है, आज सारी चर्चाएं हम करेंगे। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि लिख लें आप, ये बात अंगूठा ले लें आप, आयु संरचना हर बार बोर्ड में पूछी जाती है। लिंगानुपात और आयु संरचना बोर्ड के इतने फेवरेट टॉपिक है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, ये आयु संरचना और लिंगानुपात हमेशा पूछा जाता है। आयु संरचना जो है इसे हम 3 तरीके में यानी 3 रूपों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। और 3 रूप क्या होता है, एक तो छोटे बच्चे, एक जवान जो होते हैं, युवा जो होते हैं, देश की बागडोर जिनके हाथों में होती है, राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं, वही लोग देश को आगे ले जाते हैं। एक वो होते हैं, एक लाठी से जो है ठरक ठरक करके चलते हैं, वृद्ध जिसे हम कहते हैं, बूढ़े लोग, बुजुर्ग जिसे हम कहते हैं, एक वो होते हैं। आयु संरचना के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा हम करें तो हम देखेंगे आयु संरचना को किसी देश में विभिन्न आयु समूह की लोगों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी किसी भी देश में किस आयु के कितने लोग रह रहे हैं, इसको इस तरीके से परिभाषित किया जाता है। यानी किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं। अब किस एज ग्रुप का मतलब ये नहीं कि मतलब हम सारे एज ग्रुप बना दे, 0 से 10 के कितने हैं, 10 से 20 के एज के कितने हैं, नहीं। 3 एज ग्रुप बनेंगे। एक तो छोटे बच्चों का 0 से 14 बाल वर्ग, दूसरा 14 से ऊपर मतलब 15 से लेकर 59 तक युवा कहलाता है, यानी कि राहुल गांधी अभी भी युवा है, यानी कि युवा 59 साल तक हर व्यक्ति युवा कहलाता है आयु वर्ग के अनुसार। उसके अलावा आयु वर्ग की अगर बात करें तो 60 से ऊपर वाले जो है वृद्ध कहलाते हैं। 3 रूपों में इसको देखा जाता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि आयु संरचना को किसी देश में विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आयु संरचना हमें देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना के बारे में बताती है। कौन बताता है आयु संरचना? देखो अगली स्लाइड में ये पॉइंट हम समझेंगे, क्योंकि वो स्लाइड देखे बगैर मैं दिखाई देता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये हम बच्चों, कामकाजी उम्र और वृद्ध आबादी की संख्या और प्रतिशत बताती है। यानी किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को समझना हो और सामाजिक परिवेश को अगर हमें समझना हो तो सबसे पहले हमें आयु संरचना का पता होना चाहिए। देखिए इस अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं कि आयु संरचना जो है वो 3 रूपों में देखने को मिलती है। जबकि पिछली स्लाइड में हमने देखा किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक, किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक जो व्यवस्था है उसको समझने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो आयु संरचना निभाती है। देखिए 0 से 14 साल के छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें बाल वर्ग कहा जाता है। आप इस बात को दिमाग में स्थायी मेमोरी में फीड कर ले कि ये 3 चीजों पे आज का लेक्चर टिका हुआ है। 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको बाल वर्ग में, इन्हें छोटे बच्चों में रखा जाता है। ये ना तो कमा के खा सकते हैं,
ना जो है कुछ अपना कार्य कर सकते हैं और ना ही इनका जनसंख्या में कोई योगदान होता है, क्योंकि 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे होते हैं, लेकिन इन पे खर्चा बहुत होता है और इस खर्चे का भार पड़ता है 15 से 59 साल के यानी माता पिता जो है उन पे। यानी कि मेरा एक छोटा बच्चा है वो 0 से 14 वर्ष का के बीच में है, तो वो ना तो कमा सकता है, व्यवसाय कर सकता है, और ना हम देखेंगे कि इस पे असर कैसे पड़ता है। ध्यान से समझना, आप छोटा बच्चा है वो ना तो कमाई कर सकता है, ना जनसंख्या में योगदान, यानी योगदान तो क्या जनसंख्या नहीं बढ़ना चाहिए, ना जनसंख्या में उसका कोई इफेक्ट है, क्योंकि 0 से 14 वर्ष का ये बच्चा नाबालिग है, छोटा है, ये किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है सिवाय अपव्यय, यानी कि खर्चा ज्यादा कराता है। ये क्या कराता है? खर्चा। क्या इसका जनसंख्या में कोई योगदान है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये व्यवसाय करता है? बिल्कुल भी नहीं। ये निर्भर किस पे? ये निर्भर है इस पे 15 से 59, यानी मेरा बच्चा है तो वो मेरे पे निर्भर है, और मैं किस एज ग्रुप में आ रहा हूं? 15 से 59। आप 14 साल से ऊपर हो गए तो आपके छोटे भाइयों की जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी किस पे आ जाती है? आप पे। यानी कि 0 से 14 वाले छोटे बच्चे जो है वो निर्भर है युवाओं पर, और युवा कहां से कहां तक होता है? 15 से 59 वर्ष तक ये युवा होता है। लेकिन जैसे ही 60 से ऊपर हुए, 60 से ऊपर होते ही वृद्ध व्यक्ति हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होते ही ढेर सारी बीमारियां लग जाती है, तो चिकित्सा के अंदर, खान पान के अंदर, सारी चीजों के अंदर ये भी निर्भर रहने लग जाते हैं किस पर? इनके ऊपर। यानी कि छोटे बच्चे भी युवाओं पर निर्भर और वृद्ध व्यक्ति भी युवाओं पर निर्भर। इसका मतलब युवा किसी भी देश में महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि ये रोजगार में संलग्न है, काम करता है। ये क्या करता है भाई? रोजगार में संलग्न है। ठीक है। इसके अलावा, रोजगार के अलावा जनसंख्या बढ़ाने में भी योगदान किसका? इसका, क्योंकि ना तो बूढ़ा व्यक्ति जनसंख्या बढ़ाता है और ना छोटे बच्चे बढ़ाते हैं। जनसंख्या कौन बढ़ाएगा? 15 से 59 वर्ष वाला। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर, यानी पैसों के मामले में और सामाजिक परिवेश को अच्छा बनाने में अगर कोई समझदारी से काम कर सकता है या फिर संपूर्ण परिवार और देश को अपने कंधों पर लेके चलता है, तो वो है युवा। तो सामाजिक और आर्थिक रूप से देश को मजबूती कौन देता है? युवा। अपने घर को मजबूती कौन देता है? युवा। तो एक नॉर्मल डिस्कस जो है हमने यहाँ किया है, इसको और भी डिटेल से हम देखने वाले। मैं तो आपको कनेक्ट कर रहा हूं टॉपिक से कि आयु संरचना, यानी आयु की बनावट, आयु का जो फिजिकल पार्ट जो है, वो फिजिकल बॉडी जो मानव की, वो किस एज तक कवर करता है, कौन सा पार्ट। तो 0 से 15 तक जो पार्ट है एज का, उसके अंदर छोटे बच्चों को रखा गया है। 15 से 59 तक युवाओं को रखा गया है, और 59 यानी 59 से 60 से ऊपर कह सकते हैं, 60 से ऊपर बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति जो है उनको रखा गया है। छोटे बच्चे और बूढ़े जो होते हैं वो युवाओं पर निर्भर होते हैं। ये बात हमारे समझ में आ गई। लेकिन आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं तो आयु संरचना के प्रकार की बात होती है, जो हमने देखा। पहला बाल वर्ग था, दूसरा युवा वर्ग था, और तीसरा वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति थे। आपने अभी कुछ देर पहले देखा डायग्राम में, 0 से 14 वर्ष के बीच ये लोग आ रहे थे, छोटे बच्चे जो निर्भर थे युवाओं पर। उसके बाद 15 से लेकर 59 वर्ष तक, कहां तक? 59 वर्ष तक कौन आ रहा था? युवा। और 60 से ऊपर, 60 वर्ष से ऊपर कौन आ रहा है? 60 से ऊपर, 60 से ऊपर आ रहे हैं ये वृद्ध जो लोग हैं। इसको देखिए, अद्यपि नहीं है, ये यद्यपि है। यद्यपि आयु वर्गों के विभाजन का कोई मानक बिंदु आयु वर्ष नहीं है, यानी आयु संरचना का कोई फिक्स नहीं है। अलग अलग कंट्री अलग अलग रूप से मानता है। यूएनओ जो है वो अलग ही बताता है। अपने अपने देश जो है अपने अपने देश के अंदर जो व्यवस्था बनाता है आयु संरचना की। यानी मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि मैंने मेरे देश में, जैसे मान ले अपने पीएम जो है नरेंद्र मोदी, वो आयु संरचना को बदलना चाहे। आयु संरचना में जो युवा है उसको बच्चा तो नहीं बना सकते, और जो बच्चा है उसको एकदम से बूढ़ा नहीं बना सकते, उसको जवानी से गुजरना ही पड़ेगा। तो फिर कैसा गैप डाल सकते हैं? यानी आयु संरचना में कुछ बदलाव डॉक्यूमेंटली कर सकते हैं कि 0 से लेकर
20 साल तक बच्चों का वर्ग होगा, क्योंकि हम शादी की उम्र बढ़ा रहे हैं। तो पहला वर्ग कहां तक बन गया, 20 साल तक बना सकते हैं। मैं कह रहा हूं आपको, ये एज ग्रुप हमारे भारत में चल रहे हैं अभी। ये वाला जो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ये ऑल ओवर इंडिया के अलावा कई कंट्रीज में चलता है। लेकिन कुछ लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। जैसे मैंने बना दिया कि 0 से 20 वर्ष तक जो ग्रुप है वो छोटे बाल वर्गों का है, और 21 से लेकर 40 तक की युवा है। उसके बाद युवा नहीं है, वो वृद्ध में आ जाता है। और 40 के बाद जो है 60 तक वृद्ध है, और 60 से ऊपर और मतलब और ज्यादा वृद्ध जन, यानी कि निःशक्त, किसी प्रकार से अपने आप में सशक्त नहीं है, दूसरे पर निर्भर है पूरी तरह से, तो निःशक्त वर्ग ऐसा करके उनको नाम दे देते हैं। 4 ग्रुप बना दिए। किसने बताया? भूगोलवेत्ता मोनू चौधरी ने। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, आपका नाम ले सकते हैं। जैसे कि आलोक शर्मा ने ये जो है एस ग्रुप बनाया। तो ऐसे कई विद्वान हैं जिन्होंने अपने एस ग्रुप बनाया है, जो भूगोल के ज्ञाता थे, जिनको भूगोल का बहुत नॉलेज था। उन्होंने ऐसे एस ग्रुप बनाए। लेकिन अपन को एक ही एस ग्रुप याद रखना है। 0 से 14, 15 से 59 और 60 से ऊपर हो गए बूढ़े, बस बात खत्म। तो ये कोई मानक नहीं है, कोई भी बना सकता है। तदापि इसे 15 तथा 60 वर्ष आयु को विभाजक वर्ष माना जाता है। ये 15 से जो 60 है, 15 से जो 60 का ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये विभाजक है। कैसे? क्योंकि इसी पे निर्भर है। बच्चे इस पे निर्भर थे, बूढ़े इस पे निर्भर थे। सारा खेल 15 से 60 वाले के ऊपर है। सब कुछ ये करता है देश में। देश की कोई देश विकसित है तो इन्हीं के कारण है, कोई देश पिछड़ा है तो इन्हीं के कारण है, कोई देश विकासशील है तो इन्हीं के कारण है, कोई देश सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है तो इन्हीं के कारण है, और कोई देश सामाजिक और आर्थिक रूप से दिनों दिन पिछड़ा जा रहा है तो इसके पीछे, इस परिणाम के पीछे भी जिम्मेदार कौन है? 15 से 60 वाले, यानी युवा। कहते हैं कि युवा वो गीली लकड़ी है जिसको जिस तरफ मोड़ा जाए उस तरफ मोड़ दिया जाता है। यानी कि उन्हें सही मार्ग दिखा दिया जाता है युवा को, तो वो सफल हो जाते हैं। और उन्हें गलत डायरेक्शन में मोड़ दिया जाता है तो वो गलत रास्ता चूज कर लेते हैं। तो किसी भी देश, किसी भी घर, प्रत्येक नगर, प्रत्येक शहर अगर ऊंची ऊंचाइयों को छू रहा है तो वहां सबसे बड़ा योगदान है युवाओं का। युवा देश में जब चाहे क्रांति ला सकता है। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर के उदाहरण आपके सामने, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। सुभाष चंद्र बोस जैसे एग्जाम्पल आपके सामने, जिन्होंने देश को कभी ना कभी सर ऊंचा करने का मौका दिया। गर्व से आज हम कहते हैं कि हम उस देश के रहने वाले हैं जहां ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर दी। तो हमें प्राउड फील होना चाहिए 15 से 60 वालों पे, और आप भी इसी में आते होंगे। अधिकतर बच्चे इसमें आ रहे हैं 15 से 60 वाले में। तो आपको अब वो इतिहास रचना है, वो क्रांति करके दिखानी है जिसमें देश आप पे गर्व करे। ठीक है, कर लेंगे आप, मुझे पता है। विभाजक वर्ष माना जाता है, और इस आधार पर किसी क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये हमने पहले ही देख लिया। तो ये आयु संरचना के प्रकार है 3। अब हम क्या करेंगे? अब हम रसगुल्ले इन तीनों प्रकारों को एक 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 करके पढ़ेंगे हैं, और बड़े ही शानदार तरीके से इनको हम याद करेंगे। बाल आयु वर्ग, छोटे छोटे टिंगर टाबर, है ना, टाबर टूबर जो होते हैं ना, छोटे छोटे, है ना, नोजी चलती रहती है नाकों से, है ना, हाँ, गंगा यमुना बहती रहती है, आंखों के अंदर वाइट वाइट पर्दे बने रहते हैं, है ना, गंदे टाइप रहते हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं बिना सोचे समझे। छोटे बच्चे तो छोटे होते हैं, युवाओं पर बहुत भारी पड़ते हैं। कहीं खिलौना देखा, मन कर दिया ये गाड़ी मुझे चाहिए तो चाहिए, दिलानी पड़ती है छोटे बच्चे को। ये बड़ा नादान वर्ग होता है। कैसा वर्ग होता है? नादान वर्ग होता है। बड़े ही तरुण है, कोमल, है ना, कई भी नाम दे सकते हैं इसको। जैसे देखो इन्होंने तरुण नाम दिया, इसको क्या नाम दिया? तरुण। बाल वर्ग बड़ा कोमल होता है, बड़ा नादान होता है, बड़ा तरुण होता है, सुशील सुंदर दिखने वाला होता है, लेकिन नटखट भी होता है। कैसे? इस वर्ग को युवक तथा
तरुण आयु वर्ग भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। इसे आर्थिक रूप से अन्न उत्पादक एवं जैविक रूप से निम्न प्रजननशील जनसंख्या भी कहा जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसे कमाते नहीं है, ये तो सिर्फ उड़ाने का ध्यान रखते हैं। अभी चिप्स लेके आओ, फिर बिस्किट लेके आओ, ये तो सिर्फ उड़ाने का ही ध्यान रखते हैं। 0 से 14 वाले, आप इसमें नहीं आते हो, पैसे नहीं उड़ाने आपको, है ना। 0 से 14 वाले पैसे उड़ाने में ध्यान रखते हैं, कमाते नहीं है, आर्थिक रूप से अन्न उत्पादक है। यानी अन्न उत्पादक मतलब उत्पादन नहीं करते हैं, आर्थिक इकोनॉमी यानी पैसे का उत्पादन नहीं करते। ये तो जैविक रूप से अगर देखा जाए, एक मानव के रूप में इनको देखा जाए, तो ये जनसंख्या भी नहीं बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी भी जनसंख्या नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन जब तक ये बाल वर्ग में है तब तक जनसंख्या के लिए जैविक रूप से अगर देखा जाए तो ये प्रजनन यानी बढ़ाते नहीं है। कब बढ़ाने लग जाते हैं? जब ये 15 से ऊपर निकल जाते हैं, राहुल गांधी जी की तरह कुंवारे नहीं रहते हैं, शादी वादी कर लेते हैं, हाँ, तो क्या करते हैं, प्रजननशीलता के माध्यम से जैविक क्रिया करके अपने जो बच्चे हैं, अपने जो संतान है, उनका जो प्रजननशीलता है शुरू कर देते हैं और देश की जनसंख्या में एक ऐतिहासिक रोल निभाते हैं। देश की जनसंख्या का हालात आपको पता है। 0 से 14 वाले एज ग्रुप को बताओ, आपको अगर ये जिम्मेदारी दी जाए कि 0 से मतलब विवाह की उम्र बढ़ेगी, तो देखो एक तरफ तो क्या कहा जा रहा है, 18 वर्ष का बच्चा, कितने वर्ष का बच्चा, 18 वर्ष का बच्चा मतदान कर सकता है। क्या कर सकता है भाई? मतदान कर सकता है। उसके अलावा 0 से 14 वर्ष के बच्चों को किस में माना जाता है? बाल वर्ग में माना जाता है, बाल वर्ग में। ठीक है, ये थोड़ी दिक्कत आती है इस बोर्ड में, कभी कभी सुबह सुबह या शाम के टाइम, 2 टाइम है ना, तो बाल वर्ग। ठीक है, 18 वर्ष मतदान की एज रखी गई है, लेकिन शादी की उम्र और बढ़ाई जाएगी। लेकिन अभी 21 वर्ष के आसपास है, 21 वर्ष है शादी की एज है भाई। किसकी एज है? शादी की। यानी कि बड़ी खतरनाक बात बताने वाला हूं मैं आपको, 18 साल का बच्चा देश संभाल सकता है, लेकिन पत्नी को संभालने के लिए उसको 21 साल का होना जरूरी है। अब देखो विडंबना, देखो हमारे देश की, देश के लिए सही चुनाव कर सकता है 18 वर्ष की उम्र, लेकिन घर को संभालने के लिए कितना? 21 वर्ष। गलत है कि सही है? अरे सही है, ये तो बात सही है कि इसको और बढ़ा देना चाहिए, लेकिन 18 वर्ष में मतदान, इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, जनसंख्या में योगदान करने लग जाते हैं युवा जब वो बन जाता है, पहले नहीं करता है क्योंकि इसका आर्थिक क्रियाओं में योगदान नहीं होता है, हमने बात कर ली। तथा जैविक दृष्टि से बच्चे पैदा कर सकते हैं बाद में, 15 के बाद। ये जनसंख्या दूसरों के ऊपर निर्भर है, दूसरे के ऊपर निर्भर है। बेचारे बच्चे, ये तो यानी खुद कमाते हैं ना, ये वैसील होती है, यानी खर्चा बहुत कराती है। मैंने बताया, खिलौना पसंद आ गया दिलाओ, जिद कर लेते हैं ना, हाँ करते कि नहीं करते। इनके भोजन, इनका कपड़ा, इनके एजुकेशन जो फीस है वो, स्वास्थ्य इत्यादि की व्यवस्था दूसरे वर्ग अथवा कार्यशील जनसंख्या को करना पड़ता है। और कार्यशील जनसंख्या कौन है? युवा वर्ग, जो आगे हम देखने वाले। यानी इनका सारा खर्चा वर्चा कौन उठाता है? युवा वर्ग उठाता है, ये हम देख चुके हैं। आगे अगर हम देखें तो युवा वर्ग की बात करेंगे, यही सब कुछ है। किसी देश को आगे अगर ले जाना है तो ये युवा वर्ग ले जा सकता है। कोई देश अगर पिछड़ रहा है तो उसके पीछे कारण है युवा वर्ग, तो समझ ही लेते हैं युवा वर्ग को। इस आयु वर्ग को प्रौढ़ या वयस्क आयु वर्ग कहा जाता है। बताओ, तरुण आयु वर्ग किसे कहा जाता है? कोमल आयु वर्ग किसे कहा जाता है? नादान आयु वर्ग किसे कहा जाता है? एक क्रियाशील आयु वर्ग किसे कहा जाता है? एक क्रियाशील और दूसरे पर निर्भर जो है वो आयु वर्ग 2 हो सकते हैं, एक तो वृद्ध वाला और एक बाल वाला। लेकिन ये जो तीनों होंगे ये सिर्फ और सिर्फ बाल वाले होंगे, छोटे बच्चे, बाल वर्ग। ठीक है,
लेकिन युवा जो है वो प्रौढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, वयस्क होते हैं, यानी अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इनको प्रौढ़ और वयस्क के नाम से भी जाना जाता है। देश के आधार स्तंभ होते हैं। इसके अंतर्गत 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। ये चीज हम देख चुके हैं कि इसके अंदर 15 से 59 साल के जो युवा होते हैं, बच्चे तो क्या होते हैं ना, ठीक है ना, ये आयु वर्ग आर्थिक रूप से कार्यशील होती है। ये आयु वर्ग जो होता है ये पैसा कमाता है। क्या कमाता है? ये पैसा कमाता है, यानी कि सारा जो कमाने का काम जो है ना लाडले, यही करता है। इनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। सुबह सुबह बेचारे भागते हैं टिफिन लेके, शाम को हारे थाके घर आते हैं, सुबह फिर रनिंग में, क्योंकि घर आते ही बच्चा डिमांड, मेरे साइकिल लाओ, मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हूं कक्षा 6 में फर्स्ट डिवीजन आया है, पिताजी की लगी पड़ी है, क्योंकि क्या दिलवाना है? साइकिल दिलवाना है। अगर इधर देखे तो पिताजी कह रहे हैं खाट पे पड़े, खाट पे सो रहे भैया ना, पिताजी कभी पढ़ते नहीं है, सोते हैं ना। पिताजी सो रहे हैं, पिताजी के पिताजी भी जिंदा है, दोनों के लिए दवाई लेके आनी है। एक का सांस जो है जोर जोर से उठ रहा है, जोर जोर से सांस आ रहा है। एक को कोई और बीमारी, उनको दवाई दिलाना है, माता जी को दवाई दिलाना है, दादी जी को दवाई दिलाना है। युवा बेचारा पिसिसता रहता है, और कहा जाता है कि देश की कार्यशील जो जनसंख्या है वो युवा है। देश को आगे बढ़ाने का जो काम करता है वो युवा है। इसी युवा वर्ग पर बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग जो होता है वो निर्भर होता है। प्रजनन करने वाला जो वर्ग है वो युवा वर्ग है। देश की आर्थिक स्थिति का द्योतक जिसे हम कह सकते हैं वो यही वर्ग है। इससे प्रौढ़ और वयस्क कहा जाता है। यह आर्थिक रूप से कार्यशील तो होता ही है। इसी जनसंख्या के सारे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलती है। अगर किसी देश में बच्चे ज्यादा हो जाए, डेफिनेटली लिख के ले लो, मेरे से अंगूठा ले लो आप, वो देश पिछड़ेगा ही पिछड़ेगा। अगर बाल वर्ग ज्यादा है, अगर वृद्ध वर्ग ज्यादा है, तो वो देश विकसित अगर है तो विकासशील में आ जाएगा, और विकासशील अगर है तो वो धीरे धीरे बहुत पिछड़ जाएगा। अब आप कहेंगे डायरेक्ट सर कैसे ला सकते हैं हम युवा वर्ग को? लेकिन जब तक बाल वर्ग युवा वर्ग ज्यादा अनुपात में नहीं बन जाता तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और आगे बढ़ाने के लिए क्या बाल वर्ग को मजबूत करना चाहिए या ज्यादा करना चाहिए? यह भी एक समस्या है। जनसंख्या भी ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन बाल वर्ग जो है उसमें जितने भी बालक है वो इतने मजबूत युवा बने आने वाले समय में कि देश का सीना चौड़ा कर दे, गर्व से सर को ऊंचा कर दे, है ना, 56 इंच वाला सीना कर दे। तो युवा जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मतलब है इकोनॉमी जो होती है देश की, पैसा जो होता है, जीडीपी जो होती है, उसको मजबूत करते हैं। इसके अलावा इस आयु वर्ग को उत्पादक और कार्यशील कहा जाता है, क्योंकि काम यही करता है तो उत्पादक हुआ। कार्यशील मतलब हर काम में लगा रहता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कार्य इन्हीं के सारे होता है। यानी पैसे कमाने का अर्थव्यवस्था मतलब अर्थ मतलब पैसा, पैसे की व्यवस्था करने का सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इन्हीं के ऊपर है। जिस देश में गंगा रहता है ना, जिस देश में इस आयु वर्ग की संख्या अधिक होती है, वे देश मानव संसाधन के रूप में संपन्न देश माना जाता है। कौन सा? इस आयु वर्ग। यानी कि जिस देश में 15 से 59 आयु वर्ग के लोग ज्यादा हैं, वो देश स्वतः ही किस में माना जाएगा? वो देश स्वतः ही जो है विकसित देशों में, विकासशील देशों में धीरे धीरे आ जाता है। विकासशील आएगा तभी क्या होगा? विकसित हो पाएगा। ठीक है, तो इस एज ग्रुप का बहुत मायना है। क्यों? ये मानव संसाधन के रूप में संपन्न देश माना जाता है। अब इस पे बार बार क्या ही चर्चा करूं मैं, क्योंकि यही आयु वर्ग है जिसपे सब कुछ निर्भर रहता है, क्योंकि यही काम करता है। कार्यशील जनसंख्या है, प्रौढ़ है, वयस्क है, प्रजनन कर सकता है, जैविक रूप से सक्षम है, किसी भी देश को आगे ले जाने का कार्य जो है वो कौन करता है? ये आयु वर्ग। अगर कोई देश इस आयु वर्ग को सही तरीके से संसाधन के रूप में उपयोग कर ले तो उस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये जो आयु वर्ग है, मैंने आपको बताया कि अचानक से तो युवा पैदा कर नहीं सकते, पहले तो वो बाल वर्ग ही होगा, और अचानक से जो युवा है उसको हम रोक भी नहीं सकते वृद्ध वर्ग बनने से। लेकिन इस एज ग्रुप को हमने इतना बड़ा रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इस एज ग्रुप को बड़ा छोटा करने से देश क्रांति ला सकता है, देश अपने आप को विकसित कर सकता है। ये आयु वर्ग मजबूत कैसे होता है? एजुकेशन से होता है, बेरोजगारी और भूखमरी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने से होता है। इसकी समझदारी में ही भलाई है, ऐसा कहा जाता है
क्योंकि ये काम तो करता है, देश को चलाता है, अपने वृद्ध माता पिता को चलाता है, युवा अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, युवा देश की जीडीपी जीएनपी में योगदान करता है, युवा देश को आगे ले जाने में जो पूरी तरह से प्रयासरत रहता है वो है युवा। लेकिन इसका मतलब यह है कि इसका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर ये शिक्षित होगा तो जनसंख्या को आगे नहीं बढ़ने देगा, कंट्रोल कर लेगा और देश को बहुत मजबूती देके, अगर पिछड़ा है तो विकासशील में लेके आ जाएगा, विकासशील है तो देश विकसित हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात है। विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता अगर युवा सक्षम है तो। अधिकांश विकासशील विशेषकर भारत इस मामले में संपन्न है। अपने मुंह मियां मिट्टू, यानी खुद की तारीफ खुद ही कर लेना। इस मामले में भारत बहुत आगे है। अब बताओ आगे है क्या? मैं कुछ ही नहीं बोलूँ, है ना, क्योंकि आगे है या नहीं आप बताओ। युवाओं में ये लिख रहा है कि भारत बहुत आगे है तो मान लो इसकी बात, लेकिन दिल से सोचो एक बार कि वास्तव में क्या भारत जनसंख्या पे नियंत्रण कर पाया? क्या सर हम जनसंख्या पढ़ रहे हैं? अरे युवा वर्ग अगर देश को आगे ले जा रहा है तो जनसंख्या बढ़ाने में कौन सा वृद्ध और बाल वर्ग जो है हस्तक्षेप कर रहा था? यही तो वर्ग है जो जनसंख्या में हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि जैविक रूप से ये प्रजनन है, प्रजननशीलता को बढ़ाने वाला है। अगर ये सक्षम है तो आर्थिक रूप से देश का योगदान कर रहा है, लेकिन सारे क्षेत्रों में इसका योगदान नजर आना चाहिए। फिर भी हम तो यही कहेंगे कि भारत इसमें आगे है। देश में इसकी संख्या कम पाई जाती है। देश में इसकी संख्या कम क्यों पाई जाती है? हमने तो एज ग्रुप भी 15 से 59 तक रखा है, फिर कम क्यों? क्योंकि एज ग्रुप में गड़बड़ है। 50 के बाद व्यक्ति वृद्ध नजर आने लग जाता है, 50 वर्ष के बाद, और 25 साल तक बच्चे की एजुकेशन ही पूरी नहीं होती। इसलिए अगर सही मायने में देखा जाए, हमें लिखना तो युवा वर्ग 1559 है, लेकिन हम भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमें इस बात को समाज में समझना जरूरी है कि बच्चा जब तक 25 से 26 साल का होता है तब तक तो वो देश की व्यवस्था, देश की शिक्षा प्रणाली और घर चलाने के लिए सक्षम होता है। क्योंकि देश एक तरफ तो कह रहा है कि 15 साल तक तुम बच्चे हो, 15 के बाद तुम युवा हो जाते हो, और एक तरफ कह रहा है कि 21 साल से पहले तुम शादी नहीं करोगे, 18 साल से पहले तुम वोट नहीं दोगे, लेकिन तुम हो युवा। जब आप देश चलाने के लिए सक्षम नहीं माने जा रहे हैं, जब आप अपना घर यानी कि शादी नहीं कर सकते उसमें सक्षम नहीं माने जा रहे हैं, प्रजनन में आप 21 साल तक सक्षम नहीं माने जा रहे हो, तो फिर कई का एज ग्रुप। इसीलिए कहा जाता है कि यह एज ग्रुप भारत में कम क्यों है? क्योंकि 50 साल का व्यक्ति वृद्ध माना जाने लग जाता है, अपने आप को वृद्ध समझ लेता है और 25 साल तक कुछ कर नहीं पाता। अगर इस बात को देखें हम तो ये 45-50 साल का समय आ रहा है इसके बीच का, लेकिन वास्तविक रूप से आप देखो 25 साल का युवा कार्यशील जनसंख्या में गिना जाना चाहिए और 50 साल तक गिना जाना चाहिए। तो समय मिला 25 साल, अंदर से तो ये काम हो रहा है, विकसित देश में आ रहा है भारत, लेकिन इसकी संख्या कम पाई जाती है भारत में, क्योंकि वास्तविक रूप से हमने अंदर की बात को समझा। लिखना तो यही है लाडले जो बताया गया है, लेकिन एक भूगोल के विद्यार्थी के नाते हमने अंदर की चीज को भी समझा है। आप में से क्या पता कल कोई बहुत बड़ा भूगोलवेता बन जाए और इस प्रणाली को समझ पाए और ये स्थितियां बदल दें। इसलिए ये एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी जाता है। वृद्ध आयु वर्ग, देखो छोटा सा, कोमल सा, नादान सा, अपना छोटा बालक 0 से 14 बाल वर्ग, अरे प्रौढ़ दिखाई दे रहा था, युवा दिखाई दे रहा था, बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा था, कार्यशील दिखाई दे रहा था, 15 से 59 वाला जो हमारा युवा वर्ग है। लेकिन बेचारे परवर दिखाई देते हैं, बूढ़े बूढ़े नागरिक दिखाई देते हैं, सीनियर सिटीजन दिखाई देते हैं, सीनियर सिटीजन दिखाई देते हैं वृद्ध आयु वर्ग वाले, या बड़ों की संख्या दी जाती है। बड़े बुजुर्ग कह गए, यानी कि बड़े बुजुर्ग तो कह ही गए बेचारे, और कुछ नहीं करके गए। बड़े बुजुर्ग कह गए कि हम तो 60 से ऊपर वाले हैं। इसे परवर सीनियर सिटीजन या बड़ों की संख्या दी जाती है। इसके अंतर्गत 60 से ऊपर वाले
जो बुजुर्ग है वो आते हैं। इससे अधिक आयु वर्ग को शामिल किया जाता है। इस आयु वर्ग में लोगों का शरीर धीरे धीरे साथ देना छोड़ देता है, पूरा शरीर वाइब्रेट होता रहता है। क्या होता रहता है? वाइब्रेट होता रहता है, जिससे कई शारीरिक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और वो युवा वर्ग पर निर्भर हो जाते हैं। हमने देखे गांव के अंदर जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, बूढ़े दादा दादी जो होते हैं, उनमें धीरे धीरे बुढ़ापे के अंदर एनर्जी कम हो जाती है और फिर वो शांति से सुबह उठते हैं, जब बिल्कुल शांति से उठते हैं, चाय वाय धीरे धीरे कांपते कांपते पीते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनको धूप निकलती है सर्दी के अंदर, तो बाहर बिठाया जाता है। बाहर बैठते हैं, थोड़ी सी देर बाद उनको सूर्य की किरणें मिलती है। आपको पता है सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी मिलता है तो इतना डेंजर नजर आते हैं वृद्ध, जोर जोर से चिल्लाने लग जाते, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, तूने ये नहीं किया, उस छोरे ने ये नहीं किया, उसको पकड़ के लाओ, उसने क्या कर दिया। इतने खतरनाक, क्योंकि जिंदगी का तजुर्बा होता है। कौन परिवार में गलत कर रहा है, कौन परिवार में सही कर रहा है, इसकी शिक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन उत्पादन आर्थिक रूप से नहीं कर सकते। इनकी जो बीमारियां हैं, बीमारियों से जो ग्रस्त है ये इनका ट्रीटमेंट भी इनके बच्चे कराते हैं, यानी युवा वर्ग कराता है, जिसके कारण ये लोग दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। इस आयु वर्ग की आश्रित या निर्भर जनसंख्या भी कहा जाता है। इसको आश्रित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आश्रित। देखो कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तरुण जनसंख्या किसको कहा जाता है? बाल वर्ग को कहा जाता है। परवर या सीनियर सिटीजन या आर्थिक रूप से औरों पर निर्भर जनसंख्या किसे कहा जा सकता है? इसमें दोनों आ सकते हैं। परवर सीनियर सिटीजन में तो सिर्फ वृद्ध आएंगे, लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, दूसरों पर आश्रित नाम आपको दिख जाए, दूसरों पर निर्भर नाम आपको दिख जाए, तो वृद्ध और बाल यानी बच्चे दोनों आएंगे। तो यह आयु वर्ग आश्रित होता है दूसरे पे, जैसे बाल वर्ग वाला था। अब क्या है कि कुछ देश ऐसे हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने अपनी जनसंख्या को हमेशा एक लिमिट में कवर किया है। कुछ ऐसे हैं जहां की विस्तारित होगी, कुछ ऐसे हैं जहां की स्थिर होगी। जैसे जापान की अगर हम बात करेंगे कुछ देर बाद, जापान जो है उसने अपनी जनसंख्या में हार्स यानी कमी लाने का प्रयास किया। वैसे ही अपन नाइजीरिया को देख रहे हैं, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो अपनी जनसंख्या है उसको स्थिर लाने का प्रयास कर रहा है। वैसे अगर इसकी बात करें तो नाइजीरिया जो है उसकी जनसंख्या विस्तारित होती जा रही है। क्यों विस्तारित होती जनसंख्या वाली कंट्री की, यानी 3 कंट्री की बात करेंगे, उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। ज्यादा घबराना नहीं, बार बार देखो मत लेंथ कितनी के इसकी, शांति से पढ़ लिया करो। क्योंकि अगर बैकलॉग हो गया तो कवर नहीं होएगा, फिर रोते रहोगे कमेंट बॉक्स में, सर बैकलॉग हो गया, बैकलॉग हो गया। अभी से पढ़ना शुरू कर दो। जैसे ही लेक्चर आता है सबसे पहले उसको खत्म करो, फिर रातिजगा स्वामणी शादी में जाके रसगुल्ले खाने, उससे पहले नहीं खाना। शादियों का सीजन चल रहा है, मैं भी अच्छे से समझ रहा हूँ। अगर मैं क्लास मिस नहीं कर रहा हूँ तो आपको भी नहीं करना चाहिए। मुझे भी रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, लगते ही नहीं लगते है ना। और पढ़ाई कैसी चल रही है ये कमेंट करके बताया करो। हमें बहुत खुशी होती है जब आपका कमेंट देखते हैं कि बच्चे को वास्तव में समझ में आ रहा है, कौन सी चीज़ में दिक्कत आ रही है, किस में नहीं आ रही है, ये ज़रूर बताना। एक मैप के लिए काफ़ी बच्चे कह रहे थे, वो बहुत जल्द मैप भी शुरू करेंगे, स्पेशल शॉर्ट रखेंगे मैप का। उसके लिए आपको कुछ खाली मैप लाना है, मैं सारी रणनीति आपको बताता हूँ। लेकिन अभी ये याद रखो कि छोटे बच्चे देश के लिए खतरनाक होते हैं और बूढ़े वृद्ध जो होते हैं वो भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये अनुत्पादक होते हैं। युवा जो देश की बागडोर संभालता है, क्या संभालता है? गीली लकड़ी की तरह जिधर मोड़ो उधर मुड़ जाता है। एक दोस्त ने कहा उधर चले यार, शादी में बढ़िया खाना मिल रहा है और भी जो है बहुत कुछ देखने को मिलेगा, हम उधर चल पड़ते हैं। पता चला हो तो कुछ भी नहीं था। दूसरी वाली शादी में जो दोस्त गए थे वहाँ बहुत बढ़िया खाना था। क्या था? बहुत बढ़िया खाना था। विस्तारित होती जनसंख्या, नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड जो है उसको हम देखेंगे। नाइजीरिया का ये आयु लिंग पिरामिड है, इसको हम समझेंगे। लेकिन क्या कह रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, इस आयु लिंग पिरामिड को आप देख सकते हैं। यहां जो है आयु वर्ग दिया गया है कि 0 से 14 के बच्चे देखो आप, इसलिए बढ़ रही है जनसंख्या। 5 से 9 देखो कितने एज ग्रुप बना दिए इसने। ये देखो मैंने कहा ना जितने चाहे बना सकता है व्यक्ति, ठीक है। विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है। कैसा दिखाई दे रहा है आपको? त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा है, सारे त्रिभुजाकार दिखाई देंगे अधिकतर। यानी कि विस्तारित होती जनसंख्या का एग्जाम्पल हम किससे समझ रहे हैं? नाइजीरिया से समझ रहे हैं। इसको सब कहते हैं नहीं नहीं भाई अब मत बढ़ा, ये कह रहा नहीं, मैं नहीं मानने वाला। त्रिभुजाकार इसका पिरामिड है।
अल्प विकसित देशों के प्रतिरूपी है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। उच्च जन्म दर, एक बात हमेशा याद रखें, भूगोल में दो चीजें ऐसी है जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है मुझे। कौन कौन सी? एक तो ध्यान से समझना, किसी भी देश की मृत्यु दर बढ़ेगी तो जनसंख्या घटेगी। यानी बढ़ेगी मतलब मर रहे हैं लोग तो घट रहे हैं ना। यानी कि ध्यान से समझो फिर से कि किसी भी देश की अगर मृत्यु दर बढ़ रही है यानी मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या घटेगी। किसी भी देश की जन्म दर अगर बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ेगी। एक तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। एक, प्रत्येक वस्तु पहले संसाधन होती है फिर खनिज होती है, लेकिन प्रत्येक वस्तु संसाधन होती है लेकिन खनिज नहीं बन पाती है। इसको भी हम समझेंगे आने वाले समय में, ठीक है। जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यदि आप बांग्लादेश और मैक्सिको के लिए पिरामिड की रचना करें तो वो नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे। कैसे दिखाई देंगे? ऐसे। यानी नाइजीरिया जो है यही स्थिति बांग्लादेश की है। इसके चकमा जो शरणार्थी होते हैं वो कई बार भारत आ जाते हैं छुप के और यहां आके रहने लग जाते हैं बांग्लादेश के चकमा शरणार्थी। मैक्सिको की अगर बात करें तो वहां भी यही स्थिति है। तो मैक्सिको और बांग्लादेश जो कंट्री है वहां यही समस्या है जो नाइजीरिया में, विस्तारित होती जनसंख्या। कई देशों में हमने पढ़ा, संयुक्त अरब अमीरात 311 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 100। बहुत दुख होता है मुझे उसको देख के, लेकिन मैं उसको देख के दुख की कल्पना जब करता हूं, उसके दुख की जब बात करता हूं तो मैं सोचता हूं यार मेरे तो घर में, यानी अपना देश मेरा घर और मेरे घर का हरियाणा यानी अपने देश का राज्य हरियाणा 8:7:9 लिंगानुपात लेके बैठा है। लेकिन मुझे थोड़ी देर में प्राउड फील होने लग जाता है जब मैं केरल का लिंगानुपात देखता हूं कि पूरे देश में उच्च है और कई कंट्रीज में केरल का एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है ना। मैक्सिको का पिरामिड भी कुछ इस तरह दिखाई देता है। पिरामिड आपने देखा कुछ देर पहले, ये इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग बनाता है। कौन बनाता है? ये याद रखें, जो पिरामिड है किसी भी देश का जनसंख्या से रिलेटेड वो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन सांख्यिकी विभाग बनाता है, प्रभाग कहा गया इसको। इसमें क्या है? ये तो एज ग्रुप है और ये कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। यानी कि 0 से 4 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 10 से 12% देखने को मिल रहे हैं किसमें? नाइजीरिया में। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इससे आगे अगर हम देखें तो स्थिर जनसंख्या, जिसने अपनी जनसंख्या को लगभग रोकने का प्रयास किया। देखो मैं कैसे पकड़ रहा हूं इसको, आपको भी समझा देता हूं। आपसे ये पूछा जाए तो विस्तारित, यानी कि विस्तारित मतलब बढ़ रही है, अपनी जनसंख्या को नहीं रोक पाया। नहीं, क्या लिख रहा हूं? नहीं रोक पाया। नहीं मतलब नाइजीरिया, ऐसे पकड़ना है। नहीं रोक पाया नाइजीरिया, साथ में बांग्लादेश और मैक्सिको। उसके अलावा स्थिर जनसंख्या, देखो ऑस्ट्रेलिया का जो सह है उसको उससे मिला दो। स्थिर मतलब ऑस्ट्रेलिया का आयुलिंग पिरामिड, स्थिर मतलब कंट्रोल कर लिया काफी हद तक। आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। बताओ त्रिभुज किसका था? त्रिभुजाकार किसका था? त्रिभुजाकार अपना नाइजीरिया। ये बोर्ड है ना, बड़ी मजाक करता है कभी कभी, देख रहे हैं आप? नाइजीरिया, ठीक है। जबकि स्तर जनसंख्या घंटी के आकार की दिखाई देता है। ये देखो आप, ये घंटी का आकार का दिखाई दे रहा है। इसमें उसी तरह एज ग्रुप होगा, इतना इसका टेंशन नहीं लेना है। ये इधर तो चलता है एज ग्रुप, इधर चलता है जनसंख्या का प्रतिशत। अब जिस एज ग्रुप का देखना आपको कि 30 से 34 साल के देखो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, 55 से 59 साल वाले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ये ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, फिर ये घट रहे हैं। बताओ ये घट क्यों रहे? क्योंकि ये इफेक्ट तो सारा यहाँ बच्चों से पड़ेगा। अगर बच्चे ज्यादा हो रहे हैं तो 59 साल बाद वृद्ध ज्यादा दिखाई देंगे। यानी किसी देश में, आज अपने देश की बात करें, किसी कंट्री की बात ही मत करो, अपने देश की अगर बात करें भारत की, तो अपने देश में देखा कि आज बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो बताओ कौन सी जनसंख्या पर असर पड़ेगा? युवा वर्ग जो होगा उसको इनके खर्चे उठाने पड़ेंगे। लेकिन 15 साल बाद ये युवा वर्ग में चला जाएगा तो देश को क्या देगा? मजबूती। लेकिन 60 वर्ष बाद जब ये वृद्ध होगा उस समय पीछे से कौन सा युवा वर्ग आएगा, वो कितना मजबूत है कि इनका भरण पोषण कर पाए। ये एक चैन है जो चली आ रही है, इसीलिए यहां पे घड़ी दिखाई गई है। ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी घड़ी को यहां समझाया गया है।
घड़ी का आकार है, बस कुछ नहीं करना है, आकार पूछ लेते हैं कि बताइए जापान का आकार कैसा दिखाई देता है जनसंख्या के बारे में, या फिर जापान अब पढ़ेंगे हम कुछ देर में। नाइजीरिया का पूछा तो आप त्रिभुजाकार बता देंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया का पूछा तो इस तरह यानी घड़ी की तरह बता देंगे, ऐसे घड़ी बना देना ऐसे, ठीक है ना। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है। यानी 10 लोगों का जन्म हुआ और 10 की मृत्यु हो गई तो जनसंख्या वहां लगभग स्थिर आ जाती है। क्या आ जाती है? स्थिर। ये बहुत बड़ी बात होती है, जनसंख्या का स्तर पर लाना बहुत बड़ी बात है। भारत में भी 1-2 बार आई, थोड़ी सी दिखाई दी, ज्यादा दिखाई नहीं दी, है ना, झलक दिख जाला वाली बात होगी। जनसंख्या स्तर हो जाती है। तो स्थिर जनसंख्या जो होती है वो किसी भी देश के लिए फायदेमंद होती है। विस्तार होती जनसंख्या किसी भी देश के लिए नुकसानदेह होती है। और युवा वर्ग जो है वो मजबूत होना किसी देश की आर्थिक स्थिति का द्योतक है, ये याद रखें। द्योतक मतलब संकेत। तो ये हमने देख लिया, ऑस्ट्रेलिया देखा हमने, ये आपको समझ में आ ही गया। इसमें कुछ नहीं है, देखो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये पुरुष है, और जो वो व्हाइट व्हाइट दिख रही है यहाँ से ये खाने, वो स्त्री है। इसमें 3 ही चीजें हैं, जो ब्लैक कोने दिखाई दे रहे हैं आपको, जो खाने दिखाई दे रहे हैं वो पुरुष हैं, और जो खाली दिखाई दे रहे हैं वो स्त्री है। कितनी बड़ी है स्त्री? तो यहां देखो 0 से फिर 1 2 3 4 शुरू हो जाता है, वो प्रतिशत है जनसंख्या का। इधर भी देखो इस प्रकार से 0 से आ रहा है, ये प्रतिशत है, ये एज ग्रुप है। अब इसको क्या समझाऊं मैं, आगे देखिए। हार समान यानी कम होती जनसंख्या, हार समान यानी कम होती जनसंख्या। किसी भी देश में कम जब होती है जनसंख्या उसको कहा जाता है हार समान। तो जापान ऐसा कंट्री है, जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म दर और मृत्यु दर को दर्शाता है, कम होती जा रही है। निम्न जन्म दर और मृत्यु दरों को दर्शाता है। इस देश में जनसंख्या का वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। इसमें ऋणात्मक माइनस होती है। ऋणात्मक का मतलब क्या है? माइनस, 0 के समान देखा जाता है। यहाँ बढ़ती ही नहीं है जनसंख्या। किसमें? जापान में। जापान में जनसंख्या कम बढ़ रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। रह गई इज्जत हमारी, लिख दिया हमने, कम हो रही है, ठीक है। जापान में कैसा दिखाई दे रहा है? इसका जो आकार है वो सुंडाकार। ऐसा डायग्राम आपको बनाना है भाई, सुंडाकार। देखो मैं दिखा देता हूं सुंडाकार कैसा दिखता है। ये ऐसे सूंड, हाथी की सूंड के आकार में, ठीक है। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? ऑस्ट्रेलिया, भयंकर वाली ऑस्ट्रेलिया। मैं सोचो थोड़ा समझा ही दूं आपको, ये सारणी बनानी है आपको इस प्रकार से। ऑस्ट्रेलिया, और इससे पहले कौन था? नाइजीरिया। उसके साथ भी थे कुछ कंट्रीज। थोड़ा थोड़ा तो आप समझ गए, लेकिन ये कह रहा नहीं मत समझा, सारे बच्चे ही ज्यादा नंबर लेके आ जाएंगे। इस प्रकार की एक सारणी बनाना है आपको। यहाँ देश का नाम आ जाएगा, यहाँ विशेष बात आ जाएगी। ये पक्का बनाना आप। किस किस ने बनाई मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये विशेष बात नाइजीरिया की क्या थी? पहले तो बताओ पिरामिड की आकृति कैसी थी नाइजीरिया की? कुछ ऐसी आकृति दिखाई दे रही थी, त्रिभुजाकार। कैसी दिखाई दे रही थी? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार लिख देना यहाँ पे, त्रिभुजाकार। कैसी थी जनसंख्या? विस्तार होती हुई। कैसी? विस्तार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने इसमें डाली नहीं है, लेकिन आप बना लेना। मैं कोशिश करूंगा एक शॉर्ट वीडियो में डाल भी दूंगा, लेकिन आपको बनाना ही है। मैंने बना भी दी। यहाँ की जनसंख्या कैसी है? स्थिर हो रही है। पिरामिड कैसा दिखाई दे रहा है? घड़ी की आकृति का। अब आपको कुछ और इसमें, एक तो हाथी का सूंड बना देना, यहाँ पे सूंड की आकृति का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक घड़ी बनाएंगे आप इस प्रकार से, और यहाँ पे त्रिभुज बना देना। कितना प्यारा लगेगा, कितना मस्त लगेगा। तो इस प्रकार से इसको पढ़ना है, पढ़ लेंगे। क्या पढ़ा है हमने? आयु वर्ग पढ़ा है। आयु वर्ग में क्या देखा है? 3 एज ग्रुप होते हैं। तीनों एज ग्रुप की हमने विशेषताएं देखी। उसके अलावा नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान में हमने कंपैरिजन किया कि किसका कितना है और आयु वर्ग देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये सारी जानकारी आपके समझ में आ गई। अगर ये हम पढ़ ही चुके हैं तो ये थैंक यू आ गया। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक करना है, नाम ही शेयर है तो शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कोई भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पढ़ना है।
महत्वपूर्ण कार्य गुरु दक्षिणा के रूप में आपको ये करना है कि प्रत्येक बच्चा जिसको वास्तव में आज जरूरत है, जिसके स्कूल में लेक्चरर नहीं है, जिसके यहाँ पढ़ाई ठीक ठाक नहीं चल रही है, जो बड़ी कोचिंगें जो चला करती है वहाँ जाके अपना जो है फीस नहीं भर पा रहा है, उस प्रत्येक बच्चे तक पहुँचाना है इस लेक्चर को, ताकि वो बहुत अच्छा कर पाए। अभी आपने देखा कि अपने लर्न एंड शेयर का जो साइंस का रिजल्ट आया है, मतलब 10th का जो रिजल्ट आया बिहार और यूपी बोर्ड का, खतरनाक फाट रही है मार्कशीट है। ऐसा ही रिजल्ट हमें आर्ट्स में दिखाना है इस साल 12th में। वादा करो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलोगे। अपना आर्ट्स का जो टेलीग्राम चैनल है लर्न एंड शेयर आर्ट्स के नाम से, उसको आज ही ज्वाइन करना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।